तो साथियों जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने में पॉलिटी के चैप्टर नंबर 7 को पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7, ठीक है ना। चैप्टर 7 जो आपका पॉलिटी का है उसको हम पूरा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिवाइज करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। यहाँ से प्रश्न 100% आपके बनते हैं और अभी तक बनते भी आ रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रिवीजन करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, भारत अर्थात इंडिया कुल, यहाँ पर कुल होना चाहिए, यहाँ पर इंडिया कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। जो हमारा भारत है या इंडिया है, इसको हम दो नामों से बुलाते हैं। भारत, जो हमारा संविधान है, संविधान में ये चीज़ लिखा गया है, ये संविधान की भाषा को मैं बता रहा हूँ। आप तो बुलाने को तो बहुत हिंदुस्तान बुलाते हैं, आर्यावर्त बुलाते हैं, लेकिन जो संविधान में लिखा गया है, हमारे भारत के दो नाम दिए गए हैं, एक भारत दिया गया और एक इंडिया दिया गया है, ठीक। ये दो चीज़ें आप याद करिएगा। उसके बाद तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। ये कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है, संघ है। उसके बाद राज्यों की शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 में दिया गया है। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसको स्टार लगा लीजिएगा। इसमें क्या करा है कि राज्यों की शासन व्यवस्था, जो राज्यों की शासन व्यवस्था, जैसे आपका यूपी में रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो यहाँ की जो शासन व्यवस्था है ना, उसके जो संबंधी प्रावधान है, ये किसी राज्य का क्या शासन होना चाहिए, कैसे उसको राज्य करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। कौन सा अनुच्छेद, संविधान के भाग 6, आप जानते हैं 22 भाग हैं संविधान के, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 में दिया गया है। ये चीज़ आपको समझ में आई। जो सभी राज्यों के लिए, अतः भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। इसको क्या कहता है, राज्यों का संविधान कहा जाता है, ठीक। संघ शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था, किसकी, संघ शासित प्रदेशों की जो शासन व्यवस्था है, संबंधी प्रावधान भाग 8 में दिया गया है, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक में दिया गया है। अब देखिए, जो हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये सारी चीजें हैं ना, तो इनका जो प्रावधान है भाग 8 में दिया गया है, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक में दिया गया है। अब आपसे कोई पूछेगा कि राज्यों के जो शासन व्यवस्था है, कौन संविधान के कौन से भाग में दिया गया है, तो भाग 6 बताना है और अनुच्छेद कौन सा, 152 से लेकर 237। अगर कोई केंद्र शासित यानी संघ शासित प्रदेश की बात करता है तो आपके भाग 8 में आएगा और अनुच्छेद आपके 239 से लेकर 242 तक में आएगा। अब आगे हम बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल देखिए, भारत में संघ के से समान राज्यों में सभी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जो भारत है ना, भारत की अगर मैं बात करता हूँ, अर्थात मैं अपने इंडिया की बात करता हूँ, अपने प्यारे भारत की बात करता हूँ, तो यहाँ पर भारत में संघ के समान राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अतः राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक तथा राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। जो राज्यपाल होता है वो क्या होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है तथा राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य के सभी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं, ठीक। और राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः संवैधानिक रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, किंतु वास्तविक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के बारे में प्रावधान भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर 162 में किया गया है। चीज़ों को समझते चलिएगा। जो राज्यपाल होता है ना, तो राज्यपाल जो अपने जो आदेश देता है, कोई कार्य करता है, उसके लिए एक मंत्री परिषद होती है प्रॉपर, ठीक है ना। उस मंत्री परिषद की सलाह के द्वारा ही जो हमारा राज्यपाल होता है वो कार्य करता है, ठीक। हालांकि टॉपिक थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन ये देखिए बहुत है, जो चीज़ें आपको बोरिंग लग रही है ना, समझ लीजिए सफलता आपको वहीं से मिलेगी, ठीक। तो ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। मतलब 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होगा, दो नहीं कर सकते आप, ठीक। और परंतु एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मतलब अगर
मतलब ऐसा नहीं है कि एक राज्य में दो राज्यपाल बना दिए जाएं, लेकिन ऐसा है कि एक राज्यपाल दो राज्यों को संभाल सकता है, दो राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ये इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 153 में कहा गया है। बात समझ में आई? अब देखिए उल्लेखनीय है, क्या उल्लेखनीय है, ध्यान दीजिएगा। उल्लेखनीय है कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इसमें क्या होता है, संविधान के जो अनुच्छेद 155 है ना, इसमें क्या किया जाता है कि जो राष्ट्रपति होता है उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वस्तुतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है, किंतु यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो ना तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और ना ही उसके अधीनस्थ राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त के लिए दो योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यताएं हैं, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रथम आपका क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का, पहली बात तो भारत का नागरिक हो। द्वितीय, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। ये तो दो कंपलसरी है आपके राज्यपाल की योग्यताओं के लिए। बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अनुच्छेद 157 के अनुसार क्या कहा गया है कि जो राज्यपाल की योग्यताएं होंगी वो बहुत ही आवश्यक है। प्रथम क्या होगा, वह भारत का नागरिक हो। क्या हो, भारत का नागरिक हो। और द्वितीय क्या हो, उसकी जो आयु हो ना 35 वर्ष से क्या हो, अधिक हो। ठीक। 158 की बात करते हैं। राज्यपाल संसद के किसी सदन का अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उस सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाता है तथा वह कोई लाभ का धारण नहीं कर सकता। मतलब अब इस बात को आप समझिएगा, 158 में आपका कहा गया है, क्या कहा गया है कि राज्यपाल जो होता है संसद के किसी सदन का अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। ये बात याद कर लीजिएगा, जो किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं हो सकता, और यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्त की तिथि से उस सदन के स्थान के रिक्त समझा जाता है तथा वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए। संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। सामान्यतः वह अधिकतम, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अच्छी तरीके से, ये भी अच्छी तरीके से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। क्या चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा कि अधिकतम 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, किंतु इस अवधि के पूर्व वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। उल्लेखनीय है कि कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह उस समय तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसे स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। समझ में आई बात? अब चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, अगला देखिए टॉपिक, राज्यपाल को प्रतिमाह, इसके वेतन की बात कर लें तो राज्यपाल का वेतन पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से राज्यपाल का वेतन कितना है, 4 लाख, 5 लाख, 3.5 लाख, 2 लाख। तो आपको यहाँ पर क्या टिक करना है, 3.5 लाख रुपए वेतन होता है किसका, राज्यपाल का। वेतन प्राप्त होता है, उसके वेतन और भत्तों को उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता। मतलब जब तक वह राज्यपाल है तब तक उसका वेतन कम नहीं हो सकता। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से, यही से आपके प्रधानमंत्री के भी आते हैं, यही से आपके उपराष्ट्रपति के भी आते हैं, यही से आपके राष्ट्रपति के जो वेतन है आते हैं, कहाँ से, संचित निधि से ही आते हैं। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तब उसे दिया जाने वाला वेतन भत्ता उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किया जाए। मतलब ऐसी कंडीशन कभी अब बन जाए कि कोई राज्यपाल है, वो 2 राज्यों को देख रहा है, तो उस समय जो उसका वेतन होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्धारित होगी वो उसको ग्रहण करेगा। ये बात समझ में आई आपको? आगे चलेंगे। संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार
अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। ठीक। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है। अगर राज्यपाल की बात करें तो वो किसी राज्य का सर्वोच्च नागरिक होता है, मतलब सबसे ज्यादा उसी की चलती है, किसी राज्य में प्रधान होता है। और अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका का शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार राज्य के समस्त प्रशासकीय कार्य राज्यपाल के नाम से ही संपादित किए जाते हैं। ठीक। आगे चलिए, संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत क्या है, इसके बाद में आपको समझना है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जो राज्यपाल होता है ना, वो किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्य का प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है तथा किसी मंत्री द्वारा लिए गए किसी निर्णय को विचार के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है। ठीक, ये आपका हो जाएगा। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों तथा यथा राज्य के महाधिवक्ता जो आपके वकील होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी जो यूपीएससी के आयोग होते हैं और एवं सदस्यों की राज्य निर्वाचन आयोग तथा अन्य आयोगों के सदस्य एवं विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों आदि की नियुक्ति करता है। ये इतना राज्यपाल का काम होता है तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में भी परामर्श देता है। ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिख लीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने जाने पर, मतलब अगर कोई राज्य है उसका जो संवैधानिक तंत्र है उसको विफल हो जाने पर राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है और राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य शासन चलाता है। राज्य सूची के विषयों पर राज्यपाल का संपूर्ण अधिकार है। समवर्ती सूची में भी उसका तब तक अधिकार है जब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून में राज्य द्वारा बनाए गए कानून का विरोध नहीं हो जाता। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां उसकी कुल सदस्य संख्या 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को राज्य विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा या सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। विधायी शक्तियां की बात करेंगे तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों का समय समय पर अधिवेशन बुला सकता है तथा उसका सत्रावसान कर सकता है, किंतु किसी एक अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा आगामी अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। राज्यपाल विधानसभा को विघटित भी कर सकता है। ठीक, राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के किसी भी सदन में एक साथ दोनों मंडलों में अभिभाषण कर सकता है तथा विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि किसी अन्य विषय पर शीघ्रता से विचार के लिए किसी सदन या सदनों के बीच संदेश भेज सकता है। राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में तथा जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां एक साथ समवेत दोनों सदनों के बीच अभिभाषण करता है। अब देखिए आर्टिकल 176 में कहा गया है, अब ध्यान दीजिएगा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। अतः विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, जिस पर वह अपनी स्वीकृति प्रदान करता है, किंतु धन संबंधी विधेयक को छोड़कर शेष विधेयक पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भी रख सकता है। ठीक,
यदि कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाला हो तो उसे राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए अवश्य आरक्षित करेगा। अन्य विधेयकों को वह स्वविवेकानुसार आरक्षित कर सकता है। उल्लेखनीय है कि संविधान के इस बारे में कोई मार्गदर्शक नहीं है कि राज्यपाल कौन से विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित करेगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जबकि उस राज्य की विधानसभा तथा यदि उस राज्य में विधान परिषद भी हो तो विधानमंडल में दोनों सदन सत्र में नहीं होते और राज्यपाल को, ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण शीघ्र कार्यवाही आवश्यक है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर विस्तृत है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि का होता है। ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए, आपके लिए क्या हो जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत जारी अध्यादेश राज्य विधानसभा के समक्ष या विधान परिषद वाले राज्यों में दो सदनों के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है। विधानमंडल के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर या उसके पूर्व ही विधानमंडल द्वारा उसे स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित करने पर अध्यादेश समाप्त हो जाता है। किंतु यदि विधानमंडल अध्यादेश को स्वीकार करने का प्रस्ताव 6 सप्ताह की समाप्ति के पूर्व पारित करता है तो वह अधिनियम बन जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आर्टिकल 202 की बात करेंगे। 202 आर्टिकल, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का अनुमानित विवरण अर्थात बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। ठीक, राज्यपाल की नियुक्ति से ही धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है तथा उसकी सिफारिश पर ही विधानमंडल के से पूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदानों की मांग की जा सकती है। ठीक, राज्य सरकार की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। किसी आकस्मिक खर्च के लिए वह इस निधि से सरकार को धन दे सकता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां अधोलिखित है। जैसे कौन कौन सी। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत उन विषयों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किए गए किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने उसका प्रतिलंबन करने, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश से के निलंबन या लघुकरण की शक्ति है। ठीक, चलिए, ज्ञातव्य है कि राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है और न ही संघ सूची के विषयों से संबंधित विधि के विरुद्ध किए गए अपराध को या सेना न्यायालय द्वारा दिए गए किसी दंडादेश को समाप्त करने का अधिकार है। ठीक है ना। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को मृत्युदंड सहित संघ सूची के विषयों से संबंधित सभी अपराधों तथा सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेशों को क्षमा आदि का अधिकार दिया गया है। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहरता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है। राज्यपाल जिला जजों की नियुक्ति और प्रोन्नति आदि उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। ठीक, आगे चलेंगे, विवेकीय शक्तियां की बात करेंगे। उसके बाद जो विवेकीय शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। अनुच्छेद 200 के अनुसार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए स्वविवेक से आरक्षित कर सकता है। स्वविवेक से राज्यपाल विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस करता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। ठीक, अनुच्छेद 213 के तहत किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख सकता है। ठीक,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय जब किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का कोई निश्चित नेता न हो तो राज्यपाल ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से करता है। ठीक, राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में विधानसभा भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार कर सकता है या उसके परामर्श के बिना ही स्वविवेक से विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री सहित किसी भी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोपों के आधार पर मुकदमा दायर करने की अनुमति दे सकता है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 163 के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य राज्यपाल को उनके कार्य निर्वहन में सहायता और सलाह देना है, किंतु राज्यपाल को मंत्रियों ने कब और क्या सलाह दी इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। ठीक, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। इस संबंध में सुस्थापित परंपरा यह है कि राज्यपाल द्वारा राज्य की विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा बहुमत प्राप्त दल या विभिन्न दलों का कोई निश्चित नेता न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की मंत्रणा पर करता है। अपने पद की शपथ लेने के पश्चात मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों के माननामों तथा उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा कुल सदस्य संख्या का 15% नियत किया गया है। ठीक, चलिए मंत्रियों की योग्यताएं की बात करते हैं। जो मंत्री सलाह देते हैं किसको, राज्यपाल को, उनकी जो योग्यताएं हैं कौन कौन सी हैं ध्यान दीजिएगा। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हों। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है किंतु शर्त यह है कि उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा करने में असफल रहने पर मंत्री पद छोड़ना पड़ता है तथा पुनः उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण की बात करेंगे। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उल्लेखनीय है कि सभी मंत्रियों को 2 प्रकार की शपथ लेनी होती है, प्रथम पद की शपथ तथा दूसरी गोपनीयता की शपथ। शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया है। मंत्रियों की श्रेणियां की बात करेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य मंत्री और उप मंत्री आपके होते हैं। ज्ञातव्य है कि मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री इन सब का सामूहिक नाम है, जबकि मंत्रिमंडल केवल प्रथम कोटि वाले मंत्रियों का समूह है। आकार में मंत्रिपरिषद बड़ी होती है और मंत्रिमंडल छोटा, परंतु महत्व की पुष्टि से मंत्रिमंडल बड़ा होता है क्योंकि वही शासन की नीतियों का संचालन करता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल की बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल विधानसभा का कार्यकाल जितना अर्थात 5 वर्ष तक हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल मुख्यमंत्री के उसमें विश्वास पर निर्भर करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा के किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। नीति संबंधी मामलों में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन किसी मंत्री के भ्रष्ट आचरण या व्यक्तिगत दोष के लिए संबंध मंत्री ही उत्तरदायी होता है, समस्त मंत्रिपरिषद नहीं। मुख्यमंत्री की बात करेंगे
तो राज्य मंत्रिपरिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसे वही स्थिति प्राप्त होती है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की है। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और राज्य विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन की बात करेंगे। मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करना होता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। मंत्रियों की संख्या और उसके विभागों के संबंध में मुख्यमंत्री ही निर्णय करता है। ठीक है ना। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को संसूचित करे। तत्संबंधी जो भी जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे तथा किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं दिया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। इस प्रकार मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी का कार्य करता है। विधानसभा का नेता होना। मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। वहीं सदन में सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करता है। वह राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का परामर्श दे सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। इस नाते वह मंत्रिमंडल की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। राज्य का महाधिवक्ता की बात करेंगे। जिस प्रकार संविधान द्वारा भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देने के लिए अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार राज्यों को विधिक सलाह देने के लिए अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता नामक प्राधिकारी का प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है संबंधित राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 217 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्य होगा यदि वह भारत का नागरिक हो तथा कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है अर्थात उसकी पदावधि नियत हो रही है। ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राज्यपाल द्वारा अवधारित किया जाए। ठीक। महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। उसे राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 राज्यों के विधानमंडल के बारे में है। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होंगे वहां एक का नाम विधान परिषद तथा दूसरे का नाम विधानसभा होगा। अतः राज्य विधानमंडल राज्यपाल और एक सदन वाले राज्यों में विधानसभा व 2 सदन वाले राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। वर्तमान में कुल 6 राज्यों तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तेलंगाना द्विसदनीय विधानमंडल है आपका यहाँ पर। ठीक। चलिए, राज्यों में विधानसभा परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से ही उक्त आशय का कानून बनाकर विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन कर सकती है। ठीक। ज्ञातव्य है कि इस प्रकार का कानून बनाया जाना संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है। विधानसभा की बात करेंगे तो प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा स्थापित है। विधानसभा मंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है। इसे निम्न सदन भी कहते हैं। यह विधान परिषद के अपनी अधिक शक्तिशाली होती है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं।
विधानसभाओं की संरचना या गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 170 में दिया गया है। अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। परंतु सिक्किम, मिजोरम, गोवा तथा पुदुचेरी उसकी अपवाद हैं, जिनकी विधानसभाओं की सदस्य संख्या क्रमशः 32, 40 और 40 तथा 30 है। इसमें सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी आपका है। राज्यों के सिक्किम में 32, गोवा में 40 और मिजोरम में 40 है, जबकि सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की 403 आपका सीट यहाँ पर हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उस राज्य को आवंटित स्थानों की संख्या का अनुपात पूरे राज्य के यथासंभव एक समान हो। किसी राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्य की विधानसभा में स्थानों की संख्या तथा प्रादेशिक निर्वाचन में पुनः समायोजन संसद द्वारा निर्धारित विधि से किया जाएगा। किंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि सन 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशित होने तक प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में स्थानों की संख्या तथा निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन का पुनः समायोजन नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को विधानसभा में 2 महिला सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुच्छेद 173 के अनुसार व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चैप्टर 7 का 2 पार्ट में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग कवर कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।